और भीमी अड्डा। Yeah. इनके दर्शकों को मैं ये कहना चाहूंगी कि देखते रहो, सोना नहीं है, चैनल चेंज करना नहीं है। एंड यू आर द वो फर्स्ट चाहना- इंडियन कंटेंट क्रिएटर ना जिनको ये अवार्ड जी। से नवाजा गया। वाओ, दैट्स ह्यूज। क्या अभी किसी साउथ दिल्ली गर्ल ने ये कन्फ्रंट किया आपके सामने, एक्सक्यूज मी डॉली, दिस इज नॉट अस। एक फैशन वीक में एक लड़की आई थी मेरे पास और वो खुद शायद कनाडा में रहती थी और बड़ा सा एक्सेंट था उनका, बड़ा भारी था और ऐसे ठीक एक्सेंट के साथ वो आके मुझे बोल रही थी कि आई लव व्हाट यू डू विद साउथ दिल्ली गर्ल्स एंड मुझे मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स ऐसी हैं, तो मेरे अपने दिमाग में सोच रही आप भी थोड़ी कंटेंट क्रिएटर के लाइफ में ना वो जो कमेंट सेक्शन होता है ना वो बहुत हैपनिंग होता है। किसी लड़के का कमेंट आया था कि क्योंकि मेरी प्रोफाइल का कलर चेंज हो गया तो वो आके बोलता मैं तो बस लाल प्रोफाइल लिखते हैं वो बस ये कमेंट करके चला गया। तो वो मुझे इतना फनी लगा, मैंने कहा ठीक है भाई खुश रहती हूँ। तो वो कौन सा ऐसा मोमेंट था जब लगा यार मैं तो फेमस हो गई भाई? पूरे ऑफिस में मैंने पार्टी दी थी तब मुझे लगा था फेमस हो गई हूँ मैं, अब बाप आजकल के कंटेंट क्रिएटर्स के लिए ना मेंटल हेल्थ भी एक बहुत बड़ा टॉपिक बन गया है, तो आप अपनी बाउंड्रीज कैसे सेट करती हैं? मैंने थेरेपी भी शुरू कर दी थी काफी सालों पहले, तो ओके थोड़ी थेरेपी भी चल रही है ताकि थोड़ा बैलेंस बना रहे। सुनीता मेरे केक के साथ फोटो करूंगी। I'm going. Okay, thank you. Bye bye. हे वेलकम बैक टू न्यूज नेशन एंड फिल्मी अड्डा और मैं हूं आपके साथ सोनाली। आज मेरे साथ जो गेस्ट मौजूद है ना वो ना किसी हॉलीवुड से आती है, ना टॉलीवुड से आती है और ना ही बॉलीवुड से आती है। वो बिलोंग करती है डॉलीवुड से। अब डॉलीवुड में क्या होता है, उनकी दुनिया में क्या होता है, चलिए उन्हीं से जानते हैं। जी हाँ गाइस, बिना देर किए हुए प्लीज वेलकम द वन एंड ओनली डॉली सिंह। अ वेरी वार्म वेलकम टू यू। Thank you, Sonali. That was very sweet. What a beautiful fab intro she gave me. Dollywood, खुशी Dollywood मेरा अपना पेज है जो मैंने बनाया है, अपना प्रोडक्शन जिसमें मैं ऐसा कंटेंट बना रही हूँ जो मेरे दिल के लिए है। जो मैं देखना पसंद करती हूँ, लिखना पसंद करती हूँ, जो बनाना चाहती हूँ वो उस टाइप का कंटेंट है। थोड़ा सिनेमैटिक है, थोड़ा डायरेक्शन है, एक्टिंग है, वो सब कहानियां जो मैं कहना चाहती हूँ वो उस पे मैं डालती हूँ। और आई थिंक डॉलीवुड के उससे शुरुआत से मुझे अब थोड़ा मेरा नाम भी जस्टिफाई हो गया, क्योंकि मुझे हमेशा लगता था मेरे माँ बाप ने मुझे डॉली नाम क्यों दिया है। तो अब फाइनली जब मैंने डॉलीवुड खोल दिया तो मुझे लगता है शायद इसी दिन का इंतजार था। तो इंस्टाग्राम खोलते ही सबसे पहले जो मैंने देखा वो डॉलीवुड पे ही मेरी नजर गई एंड दैट इज फैंटास्टिक। अलग ही, हम अपनी अलग ही दुनिया है भाई। हाँ, वो अलग ही दुनिया। या सो आपने अपना ब्लॉग से अपना करियर शुरू किया था एंड नाउ यू आर अ गुड नोन वेल नोन एक्टर। तो ये सफर कितना फिल्मी रहा आपके लिए? काफी फिल्मी था क्योंकि काफी चीजें ट्राई करी। पहले मैंने फैशन से शुरू किया, ब्लॉग लिखती थी, फिर थोड़ा बहुत यूट्यूब किया, बट वो यूट्यूब काफी फैशन था कि मैं सरोजनी नगर से कपड़े लाई हूँ या ये कपड़े ऐसे 4 तरीके से पहन सकते हो। ना उसमें कोई कॉमेडी थी, ना उसमें कोई एक्टिंग थी। फिर कॉमेडी शुरू हुआ तो अपने बारे में भी पता चला कि मैं कॉमेडी कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे कभी लगता नहीं था, क्योंकि मैं कोई फनी इंसान नहीं हूँ, बट मैं परफॉर्म कर पाती हूँ कॉमेडी, जो मेरे लिए भी नया था। और ऑब्वियसली एक्टिंग का कीड़ा तो हमेशा से शायद कहीं ना कहीं दबा हुआ था। तो फाइनली जब इतना सब कुछ कैमरे के सामने करने को मिला तो एक अंदर से जब आपको थोड़ा सा कैमरे पे रहने की आदत हो जाती है तो वो एक्टिंग का कीड़ा भी हल्के हल्के बाहर आने लगा। और ऑब्वियसली जब थोड़ा थोड़ा कंटेंट बनने लगा और बॉलीवुड की तरफ से थोड़ा सा टेंशन मिलने लगा तो लगा कि शायद एक्टिंग की तरफ भी देख सकते हैं। तो अब थोड़ा बहुत एक्टिंग भी कर लिया है और कंटेंट तो चल ही रहा है, उसमें भी काफ़ी चीज़ें ट्राई कर ली हैं। अब माइक्रो ड्रामा कर लिए हैं जिसमें हम पूरा शो लिखते हैं, एपिसोड्स बनाते हैं और एक प्रॉपर कहानी लिखते हैं। तो बहुत फन रहा है, बहुत फिल्मी रहा है, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स भी रहे हैं, बट मज़ा आ रहा है। अच्छा, एक लाइन में अगर आप डिस्क्राइब करना चाहो राजू की मम्मी के स्टाइल में अपनी जर्नी को टिल डेट। Oh my God, राजू की मम्मी को बिना ऐसे घूंघट के करना बड़ा अजीब है, क्योंकि आप इमेजिन नहीं कर सकते। इसलिए राजू की मम्मी इतना से राजू की मम्मी लड़की खेल गई है पूरा, पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंच गई है, अब तो बिल्कुल दिखती ही नहीं है, बिजी रहती है पूरे टाइम। ये मेरी माँ का पूरे टाइम बिजी हूँ, बट या
Yeah. कुछ तो होती राजू की मम्मी मेरे लिए। सो रिसेंटली आपको इंस्टाग्राम ग्लोबल रिंग्स अवार्ड से नवाजा गया, तो क्या रिएक्शन था जब आपने सुना यार मेरा नाम आया? हाँ, मैं काफी रोई थी। एक्चुअली उन्होंने हमें बताया था, ऑब्वियसली थोड़ा सा हमें पहले पता चल गया था, और एक प्रेजेंटेशन उन्होंने हमें दी थी और एक डेक बनाया था जिसमें मेरी चेहरा, मेरा काम और मेरी बड़ी तारीफें और वो सब था, और क्यों मुझे दे रहे हैं। ऑनेस्टली जब वो चल रहा था तो वो सब सुन के मैं रो दी थी, क्योंकि आई थिंक लास्ट 3-4 साल में इतनी नई नई चीजें ट्राई करी हैं और इतना कुछ किया है, और काफी ज्यादा फेलियर भी देखा है कि नहीं चल रहा है, या नहीं ज्यादा ही कुछ नया हो गया, या बाकी लोग कुछ जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं बट अपना इतना नहीं चल रहा है, तो एक कॉन्स्टेंटली गैम्बल टाइप रहा है। तो जब फाइनली उन्होंने ये सब बोला, अच्छी चीजें बोली, और उन्होंने बोला कि आपको इसी चीज के लिए ही अवार्ड मिल रहा है, जो चीजें आपने इतनी ट्राई करी है और इतना नया नया चीजें करी है, तो आई थिंक वो जान के एक अंदर से एक जो वैलिडेशन का ठप्पा जो शायद चाहिए था कि कहीं से तो सुनने को मिले कि जो मैं कर रही हूँ वो अच्छा कर रही हूँ। आई थिंक वो एक मेरे लिए मोर देन एनीथिंग, एनी अवार्ड, आई थिंक वो वैलिडेशन बहुत जरूरी था, और वो एक बार सुनने को मिल गया ना तो फिर एक क्लैरिटी आ गई है दिमाग में कि हाँ, जो भी मैं ये कर रही हूँ, बॉलीवुड, माइक्रो ड्रामा, ये मैं सही रास्ते पे हूँ। एंड यू आर द फर्स्ट इंडियन कंटेंट क्रिएटर ना जिनको ये अवार्ड से नवाजा गया। वाओ, दैट्स ह्यूज। क्लैप क्लैप क्लैप। हाँ, वो मुझे बहुत देर बाद रियलाइज हुआ, शायद मैं काफी डम हूँ। पहले मुझे बड़ी खुशी थी, दुनिया में 25 लोग हैं और उसमें से मैं एक हूँ, मतलब दुनिया में इतने लोग हैं और उसमें से सिर्फ 25 को मिल रहा है और मैं एक हूँ, तो ऑब्वियसली वो इन इटसेल्फ इतनी बड़ी बात है। पर इंडिया की पहली हूँ और इंडिया का पहला वाला जो खिताब है वो मैंने बहुत ऑनेस्टली स्पीकिंग अवार्ड मिलने के 3-4 दिन बाद मुझे रियलाइज हुआ, धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि ओ हाँ, इंडिया की पहली हूँ मैं। तो वो एक आई थिंक वो बड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि बचपन अब लगता है 2025 चल रहा है, अब तुम क्या ही नया करोगे जिंदगी, अब तो मतलब सब चीजें हो चुकी हैं, सब लोगों ने किसी ना किसी कोई चीज पहली बार कर ली है, तो आई थिंक ये मौका मिला और ऐसा कुछ हो गया। आई थिंक आई एम वेरी ग्रेटफुल उसके लिए कि आ गया मेरी तरफ। या सो आप यहाँ कैसे लैंड किए? हाउ कंटेंट क्रिएटर? क्या हमेशा से ही आई गेस नहीं सोचा होगा? नहीं, हमारे टाइम कैसे? कंटेंट क्रिएशन आई थिंक ऑनेस्टली स्पीकिंग बड़ी चांस की बात रही है, क्योंकि मैं ग्रेजुएशन किया, मैंने पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स एंड देन आई मीन वो मैंने हाईली एजुकेटेड किया था, क्योंकि मुझे सिर्फ झूठ बोल के घर से बाहर निकलना था। अगर मैं सिंपल नहीं करती तो मेरे पापा मुझे अलाउ नहीं करते, मुझे ऑनर्स करना था। नहीं, बट मेरा पॉलिटिकल साइंस में था इंटरेस्ट, एंड बट ये था कि मुझे यूपीएससी नहीं करना है, मुझे करना तो मुझे कुछ ना कुछ मीडिया में ही था। बट ग्रेजुएशन के बाद मैं बहुत ही लॉस्ट हो गई थी, मुझे समझ नहीं आता क्या करना है। हाफ माई फ्रेंड्स वर डूइंग यूपीएससी, कुछ लोग लॉ करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग एमए कर रहे हैं, कुछ लोग कैट की तैयारी कर रहे थे, तो मुझे नहीं समझ में आ रहा था। मुझे कम्युनिकेशन में जाना था, मैंने मास मीडिया के काफ़ी एंट्रेंस एग्जाम्स दिए, बट मैं कहीं हो भी नहीं पाई, या एक दो जगह जहाँ हुआ तो वहाँ मुझे जाना नहीं था। फिर कैट की भी तैयारी करी और उसमें भी काफ़ी रोना धोना किया, बट वो भी समझ में आ गया था कि शायद जिंदगी भर ये काम शायद नहीं कर पाऊंगी, मेरा मन नहीं लगेगा। फिर फाइनली जाके मुझे फिर किसी ने जब बताया कि निफ्ट में भी एक मास्टर्स का कोर्स है और फैशन में मेरा हमेशा इंटरेस्ट था, तो मैंने सोचा वो कर ली थी, जबकि एक हफ्ते बाद ही रियलाइज कर लिया था कि ये भी नहीं करना है ये भी डेस्क जॉब जैसा लग रहा है। तो हल्के हल्के आई थिंक उस समय, क्योंकि इतने हाथ पाँव मार रही थी और कुछ ना कुछ तो अराइव करना ही था कि क्या है ऐसा जिसमें मेरे को करने में मजा आएगा। तो उस समय मैं बहुत सारे ब्लॉग्स पढ़ती थी, उस समय काफी सारे फैशन ब्लॉग आते थे, लोग एक्चुअली आर्टिकल्स लिखते थे, लोग पढ़ते थे, अब तो पढ़ना सबने छोड़ दिया है। पर मुझे लगा कि शायद ये मैं कर सकती हूँ, और इंस्टाग्राम पे भी तब नए नए फैशन ब्लॉगर्स आने शुरू हुए थे, तो वहां से मैंने इंस्पिरेशन लेके अपना फैशन ब्लॉग शुरू किया। फिर थोड़ा यूट्यूब शुरू किया, क्योंकि लगा कि ऑब्वियसली वीडियो काफी चलते हैं आजकल, उस समय हम यूट्यूब इतना देखते थे, टीवीएफ की वीडियोस देखते थे, मुझे लगा हाँ यूट्यूब पे भी थोड़ा थोड़ा शुरू कर लेती हूँ। तो फैशन तक ही रहता था, तो यूट्यूब भी शुरू किया, और फिर कॉमेडी में चली गई, क्योंकि मैं आईडिवा ज्वाइन किया, तो वहाँ पे अपने आप ही हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो गया था, और जितनी लड़कियां हम काम करते थे सबको कैमरे के सामने होना पड़ता था। तो आई थिंक वो वही जो मैंने बोला ना, कैमरे के सामने फिर रह के खुद को इतना फ्रीडम लगने लगा कि वो जो एक एक्टिंग का दबा दबा कीड़ा कहीं ना कहीं था बचपन से, चलो उसको रोजगारी बना लेते हैं। तो
आई थिंक हाँ, तो वहां से आई थिंक वो फिर कॉमेडी शुरू करके वो सारे कैरेक्टर्स करके फिर लोगों को इतने पसंद आए, तो आई थिंक ये कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ आई थिंक ये कर सकते हैं। एंड आई थिंक कंटेंट क्रिएशन अपनी तरीके से इंडस्ट्री भी तब नया नया शुरू बस हो ही रहा था। फिर हमें पहली बार लगा कि यार ये पैसा भी बनता है इसमें, तो कर सकते हैं क्या। ये तो बहुत सही है। और फिर जॉब छोड़ दी मैंने, लात मार दी जॉब और चले गई अपने रास्ते। या बट अच्छा, या सो ये जितनी स्मूथली और इजीली आपने ये पूरा डिस्क्राइब की अपनी जर्नी, क्या ये सच में इतना इजी था हाँ पेरेंट्स को कन्विंस करना कि यार मैं अब ब्लॉग लिखूंगी या यूट्यूब पे आऊंगी? नहीं, क्योंकि उनको तो मैंने काफी टाइम बताया ही नहीं था। जब मैं आईडी में करती थी वीडियोस तो काफी टाइम तक उनको पता भी नहीं था ये सब चल रहा है। इनफैक्ट जब उनको किसी ने बताया कि आपकी बेटी के वीडियो आते हैं फेसबुक पे तो उन्होंने मुझे फोटो पूछा कि सैलरी मिलती है कि नहीं मिलती है तुम्हें अभी भी, या पहला चल रहा है बस। मैंने बोला नहीं सैलरी भी अलग से मिलती है, वो काम की, वो काम नहीं चल रहा है मेरा, एक्चुअल काम नहीं। क्योंकि उनको डर था कि सैलरी जॉब है तो फिर ये सब क्यों। उनको इतना शौक नहीं है टीवी का या टीवी के सामने। उनको हमेशा मतलब आई थिंक वो, क्योंकि वो जनरेशन ही ऐसी थी कि डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, कुछ नाम कमाओ, सैलरी कमाओ, यू नो। और जब आर्ट्स लेके वैसे ही मैंने अपना रास्ता छोटा कर लिया था, तो मेरे पेरेंट्स के लिए बस इतना खुशी थी कि एक इसको जॉब मिल गई है, सैलरी मिलती है, ठीक है, लड़की ठीक कर रही है। तो जब उन्होंने वीडियोस वगैरह देखी तो उन्होंने लगा कि देखो भाई ठीक से करते रहना व्हाटएवर। तो जब फाइनली जब मैं जॉब छोड़ रही थी तो उस समय उन्होंने काफी आई थिंक मतलब उन्होंने बोला तो था कि देखो बेटा तुम पे है, अब तुम्हारी सैलरी भी बंद हो जाएगी तो फिर देख लेना। तो उनको उस समय तो काफी नर्वसनेस थी और ये था, बट आई थिंक मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस था कि हो जाएगा। या तो या फिर मैंने जो बोला होगा, बट इधर टेक इट टिल यू मेक इट, हो गया वो। बट हाँ थोड़ी मुझे भी थी टेंशन, बिकॉज मैं दिल्ली में अकेले रह रही हूँ, दिल्ली का खर्चा है, बिल्स पे करने होते हैं हर चीज के, तो पैसा आना भी जरूरी है। इतना मैं ऐसे कोई वो नहीं कर सकती, और मम्मी पापा भी ऐसे कोई सप्लाई नहीं कर पाएंगी मेरे को, तो इसलिए थोड़ा सा रिस्क फैक्टर था। बट मजा आया। और अब तो ऑब्वियसली इंडस्ट्री इतनी बड़ी हो गई है कि अब तो ये चांस बहुत लोग लेते हैं। उस समय थोड़ा नया था तो इसलिए थोड़ा सा रिस्की। या तो अब उनका क्या रिएक्शन होता है जब आपको इस तरह से देखते ग्रो करते हुए? वो पैसा देते हैं, बट नहीं हाँ अब तो बहुत खुश हैं। ऑब्वियसली रिकग्निशन है और रिस्पेक्ट है, और इतने लोग जानते हैं कि खुद के यू नो फ्रेंड्स वगैरह आके बोलते रहते हैं कि डॉली की ये वीडियो देखी या वो देखा या मूवी देखी। तो ऑब्वियसली अब तो मतलब दे आर वेरी प्राउड, क्योंकि उनको आई थिंक हर पेरेंट को यही चाहिए कि उनका बच्चा सिक्योर रहे, फाइनेंशियली सिक्योर रहे और वैसे रहे। तो आई थिंक वो अब उन्हें दिखता ही है, और उनको दिखता है कि मुझे इस काम में बहुत मजा आता है। तो आई थिंक अपने बच्चे की खुशी के अलावा और वैसे भी क्या चाहिए, तो दे आर वेरी वेरी। और उसको भी वीडियो बनाने हैं, मेरी माँ को वीडियो यूट्यूब चैनल खोलना है। तो अच्छा क्या टॉपिक है? चलो घर में ही अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। अच्छा कभी ऐसा हुआ है, क्योंकि आप साउथ दिल्ली गर्ल का कैरेक्टर भी प्ले करती है, तो अपने फैमिली फंक्शन कहीं भी गई हो तो आपके ही कैरेक्टर में आपको किसी ने कुछ डायलॉग ऐसा सुनाया? नहीं, मैं गाँव से आती हूँ, वहाँ कोई साउथ दिल्ली वाले नहीं रहते। बट नहीं ऐसा कुछ नहीं है। इनफैक्ट इट्स वेरी स्वीट, बट मैं इट्स सो फनी क्योंकि मैं जिस तरीके से बड़ी हुई हूँ, किसी आंटी ने कुछ ताने वाने ऐसे मारे? ऐसे तो आई थिंक ये तो पीठ पीछे बोलने वाले शक्ल पे लोग जनरली कम बोलते हैं। जनरली तो बॉडी शेमिंग और ये सब नहीं रह जाता है कि शादी कब होगी बेटा और बड़ी पतली हो गई हो बेटा, ये सब। तो पहले मुझे बहुत फर्क पड़ता था, अब मैं मजाक में बोल देती हूँ अभी आपके जैसे हो जाऊंगी तो फिर कैसे होएगा, आप ठीक हो? मैं उन पे डाल देती हूँ कि मतलब थोड़ा थोड़ा कभी रिप्लाई कर देती हूँ या कभी मजाक में। आई फील लाइक मजाक से चीजें निकालने में बड़ा इजी रहता है। सीरियसली नहीं लेती अब मैं उनकी ओपिनियंस को। पहले दिल पे लग जाते थे, तो अब वो है। बट हाँ होते हैं रिलेटिव्स जो बोलते हैं मेरी पीठ के पीछे ही पता नहीं क्या करती है, गंदे काम इंडियन सोसाइटी में ऐसी होती है। तो थोड़ा सा वो सब चलता रहता है, पता चलता रहता है मेरे को मेरी गॉसिप मम्मी से। बट मेरे को फर्क नहीं पड़ता। पैसा बोलता है, ठीक है। और अब आई थिंक यू नो आई थिंक फॉर अ वुमन एक बार आप अपने घर से निकल जाओ, एक फ्रीडम मिल जाए ना, और डिसेंट आपको फाइनेंशियली आप इंडिपेंडेंट हो जाओ, आई थिंक औरत के लिए सबसे बेस्ट चीज होती है। क्योंकि उसके बाद दूसरों के ओपिनियन और दूसरे क्या बोल रहे हैं, रिलेटिव्स क्या चिढ़ा रहे हैं, फर्क पड़ना इतना बंद कर जाता है ना, और वो सबसे बेस्ट है। वाह।
सो जब आपने ये साउथ दिल्ली गर्ल वाला कैरेक्टर अडेप्ट किया था तो आपको लगा था सीरियसली ये इतना ज्यादा फेमस हो जाएगा और लोग इतना सीरियसली लेंगे? नहीं, क्योंकि मुझे यही नहीं पता था कि साउथ दिल्ली गर्ल क्या होता है, क्योंकि मैं दिल्ली से थी नहीं। तो इनफैक्ट आप फर्स्ट 2 वीडियोस देखोगे तो अच्छा, यू आर बेसिकली फ्रॉम नैनीताल ना? नैनीताल। या तो मुझे पहले 2 वीडियोस तक समझ नहीं आया था कि कैरेक्टर प्ले करना क्या है। फिर हम्म। जब मुझे थर्ड वीडियो तक मुझे खुद को क्यूरियोसिटी हुई कि यार मेरे को ढंग से करना है, पर मुझे समझना पड़ेगा कैरेक्टर है क्या। और मुझे याद है तब तक मैं एक बार एम्पोरियम मॉल गई थी उस समय मैं अपने कॉलेज की तरफ से। तो मुझे याद है वहाँ मैंने देखी थी ऐसे बड़ी फैंसी लेडीज एंड उनके हैंडबैग्स और उनका एक हमेशा हाउस हेल्प या ड्राइवर साथ में होगा, तो वहाँ से मुझे वो सुनीता वाला आइडिया आया। तो उनके बच्चे हमेशा उनकी नैनी ने पकड़े होते हैं, इस टाइप की वो जो 2-4 चीजें मैं निकाल सकती थी। उनके मैनरिज्म्स क्या होते हैं, वो किस तरीके से बात करते हैं, उनको हिंदी नहीं आती है, ऑल दोस थिंग्स कि उनका एक्सेंट होता है, तो वो एक फेक एक्सेंट, हाँ, चाय भैया कोई भाया। हाँ एग्जैक्टली। तो वो सारी चीजों से थोड़ा थोड़ा इंस्पायर होके कहीं ना कहीं से निकाला। फिर ऑब्वियसली फिर थोड़े से मौके मिले इवेंट्स वगैरह पे जाने के, जहाँ पे आपको एक्चुअली ऐसे लोग देखने को मिल भी जाते हैं, तो वो उनसे भी इंस्पिरेशन लिए ना। ऑब्वियसली बहुत सारा एग्जैजरेट भी किया, बट मजा आया करने में। कभी किसी साउथ दिल्ली गर्ल ने ये कन्फ्रंट किया आपके सामने, एक्सक्यूज मी डॉली, दिस इज नॉट अस? So the best thing that has actually happened is the South Delhi people used to love those videos. Hey, this is huge ना? Because हमें कहीं ना कहीं डर लगता था कि यार कोई ऑफेंस ना ले ले, किसी को बुरा ना लग जाए, बट कभी नहीं। उनको तो इतना मजा आता था। आप किसी भी इवेंट पे जाओ, किसी भी पार्टी में जाओ, so when you really meet the South Delhi, obviously they are not like that all the time, it's exaggerated, हम तो ह्यूमर में करते हैं, पर हमेशा हमें बहुत स्वीट रिस्पॉन्स मिलता था और लोग बड़े खुश होते थे कि हम लोग ये कर रहे हैं। एंड आई थिंक उनके कई बार फ्रेंड्स ऐसे होते हैं या किसी ना किसी कोई ना कोई ऐसा निकलता है। एक बार एक फैशन वीक में एक लड़की आई थी मेरे पास और वो खुद शायद कनाडा में रहती थी और बड़ा सा एक्सेंट था उनका, बड़ा भारी था और ऐसे थिक एक्सेंट के साथ वो आके मुझे बोल रही थी कि आई लव व्हाट यू डू विद साउथ दिल्ली गर्ल्स एंड मुझे मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स ऐसी हैं। तो मेरे अपने दिमाग में सोच रही आप भी तो ऐसे ही हैं। But she was so sweet Crazy. about it. And I feel like honestly speaking, जब हम भी साउथ दिल्ली करते थे तो कभी भी हमने उसको नेगेटिवली नहीं सोचा। I think I would love to be a South Delhi girl, मतलब private jet हो मेरे पास, एक सुनीता हो, like who wouldn't want that? So it's always very aspirational, तो सबने मजे, मतलब सबको अच्छा ही लगता था। या लवली, हमें भी बहुत मजा आता था देखने में टिल डेट। कंटेंट क्रिएटर के लाइफ में ना वो जो कमेंट सेक्शन होता है ना वो बहुत हैपनिंग होता है। या तो आप सारे कमेंट्स पढ़ती हैं, सबसे वियर्ड या फनी कह लो टिल डेट जो आपको अभी तक याद हो, यार क्या लिखा है इसने? याद से बेहतरीन कि लोग एक्चुअली इतने कभी-कभी इतने अजीब-अजीब कमेंट्स करते हैं कि कुछ ना कुछ नया आ ही जाता है। जैसे अभी वियर्ड फनी के कैटेगरी में यही आया था कि किसी लड़के का कमेंट आया था कि क्योंकि मेरी प्रोफाइल का कलर चेंज हो गया तो वो आके होता है मैं तो बस लाल प्रोफाइल लिखते हैं वो बस ये कमेंट करके चला गया। तो वो मुझे इतना फनी लगा। मैंने कहा ठीक है भाई, खुश रह तू। तो कभी लोग इतने ऑनेस्ट हो जाते हैं ना। आजकल ना ऐसे बहुत एक डीएम में बड़ा ट्रेंड आ रहा है, मेरी स्कूल की फीस दे दो प्लीज दीदी, मेरे पैसे दे दो प्लीज मुझे 1000 रुपए दे दो प्लीज दीदी, दिवाली पे कुछ नहीं मिला आपको तो लहंगा मिला। मतलब आजकल पता नहीं क्यों बच्चे पैसे मांगने लगे यार डीएम्स में। तो आप रिप्लाई करते हो या पैसे देते हो? मैंने एक बार किसी की फीस भरी थी, वो पैसे वापस नहीं। बहुत स्वीट यार। कोई मतलब कभी कभी कर सकते तो कर देते, बट ऐसे अब नहीं करते, अब थोड़ा ज्यादा ही लोग डीएम कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है? ये तो मतलब बहुत पहले की बात मैं आपको बता रही हूँ, किसी को ट्रेंड नहीं था, अब थोड़ा ट्रेंड बन गया है, लोग बड़ा पैसा मांगने लगे। क्या हो रहा है गाइस? बट नहीं, ऐसे फनी वियर्ड कुछ ना कुछ आते ही रहता है अपने आप को। लोग गेम चलता रहता है सबका। एक बीच में आया था जो रोज मुझे मैसेज कर रही थी, day 1 of knocking on her door, day 7 of knocking on her door, DMs में, बस DMs में। वो बेचारे ने कम से कम 15-20 दिन किया। मैं देखना चाहती थी कब तक फॉलो करेंगे, जब रिप्लाई तो मैं करूंगी नहीं, पर मैं देखना चाहती थी कब तक। वो चला 15-20 दिन, फिर वो खत्म। या सो अगर अभी भी कोई डीएम करे, ऐसे पैसे वैसे मांगे, कुछ सीरियस मैटर हो जाए तो आप हेल्प करोगे? ये डिपेंड करता है कितना सीरियस है और कितना रियल है। आजकल तो मतलब आई फील क्या सीरियस जज के कॉज क्या है, कितना रियल है कितना नहीं है। क्योंकि अभी तो कितने सारे वो फंड्स रेज करने वाले प्लेटफॉर्म्स पे भी अपेरेंटली काफी सारे फेक केसेस आ जाते हैं। तो
आई थिंक हेल्प करने का मन तो सबका होता है, बट ये है कि हाँ आप किसी को भी ऐसे शुरू नहीं कर सकते, लोग भी शुरू जाएंगे उस तरीके से आना। तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एक ड्यू डिलिजेंस वहां पे हो और समझ में आए, तो हाँ डेफिनेटली। सो ईशा एक बार ट्राई करके देखना। किसको चाहिए, कितना रखना है? ये अपनी सैलरी से सेटिस्फाई नहीं है। अच्छा यार, छोड़ दो जॉब। ये सिर्फ एक एंटरटेनमेंट नहीं रहा है, ये एक अच्छा खासा प्लेटफॉर्म बन चुका है, लोग अर्न कर रहे हैं और काफी अच्छी अर्निंग हो रही है। तो जब आप उस फेज को देखते हैं, जब आपने शुरुआत किया था, तो लगा था कि हाँ ये यहाँ तक पहुंचेगा, कि ये भी एक एज अ जॉब माना जाएगा? आजकल के बच्चों से पूछो तो वो यूट्यूबर बनते हैं या कंटेंट क्रिएटर ही बोलते हैं, कोई इंजीनियर डॉक्टर वाला तो वो फेज ही गया। भी है ये सब, ऐसे बताऊं मैं कि सारे बच्चों को अभी यूट्यूबर बनना है, बट हाँ मतलब उस समय तो, क्योंकि लाइक आई सेड कि हमारे टाइम पे तो जब हमने शुरू किया था ये इंडस्ट्री ही नहीं थी, लाइक इसको इंडस्ट्री बोल ही नहीं सकते, वो सो अनऑर्गेनाइज्ड। तो पैसा और इतना मतलब अनस्टेबल था वो सब कुछ, कि कभी आ रहा है पैसा बट फिर 3 महीने कुछ नहीं आ रहा, तो समझ नहीं आता, बिकॉज इट्स लाइक एनी फ्रीलांसिंग जॉब, ऊपर नीचे चलता रहता है। तो ऑब्वियसली पैसा जो अच्छा है वो भी बहुत आफ्टर लेवल है, आपको वहां तक तो पहुंचना पड़ेगा खुद से, तो उसमें मुझे लगता है बहुत मेहनत लगती है, जो इनिशियली लॉट ऑफ टाइम्स पीपल डोंट रियलाइज, क्योंकि अभी बहुत एक वो रहता है कि हाँ इन्फ्लुएंसर बन जाओ, इन्फ्लुएंसर में बहुत पैसा है, बट वो पैसा के साथ टर्म्स एंड कंडीशंस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, और उस लेवल तक हर कोई नहीं पहुंच पाता। इस वजह से आई थिंक कई बार थोड़ा सा मोटिवेशन भी लोगों का डगमगा जाता है, बिकॉज कुछ लोगों को टाइम ज्यादा लग जाता है, कुछ लोग एकदम से वायरल हो जाते हैं। सो इसमें कोई फॉर्मूला भी नहीं है, इसमें कोई वो 9 to 5 वाला कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है कि आपका अभी प्रमोशन होगा फिर नेक्स्ट होगा। आप मेहनत करते रहो, कुछ लोगों को 4 साल लग जाते हैं, कुछ लोग 6 महीने में फेमस हो जाते हैं। तो थोड़ा अजीब सा है, मतलब अभी कुछ कह नहीं सकते, पर ये है कि एक्साइटिंग भी बहुत है, एंड स्पेशली अगर आपको कंटेंट बनाने में मजा आता है तो आई थिंक करते रहना चाहिए, और थोड़ा सा पेशेंस अगर लोग रखें तो पहुंच ही जाएंगे उस लेवल तक। सो हर कंटेंट क्रिएटर के लाइफ में ना एक ऐसा फेज आता है जब ग्रोथ नहीं हो रही होती है, तो उस टाइम आप खुद को कैसे मोटिवेट रखती हैं? वो मोटिवेशन कहाँ से मिलता था? आई थिंक वो ना टाइम टू टाइम धक्का लगता ही रहता है, क्योंकि एल्गोरिथम मैसेज आता है, फिर ऐसे आता है, चल जाता है, तो कभी वीडियो चलते हैं, कभी बिल्कुल ही नहीं चलते हैं, कभी मतलब एवरेज ही चली जा रहा है, फॉलोअर्स नीचे जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं। ये आई फील लाइक जब ये स्टार्टिंग में होता रहता था तो बहुत धक्का लगता था, और बहुत ज्यादा अपसेटिंग हो जाता था और डिप्रेसिव हो जाता था। बट आई थिंक अब मैंने थोड़ा उसको बहुत ज्यादा सीरियसली लेना बंद कर दिया, बिकॉज हर एक दिन इतना ऊपर नीचे होता है ये सब हमारे उसमें, कि अगर इसी हिसाब से मैं अपनी इमोशंस भी चेंज करती रहूंगी तो मैं पागल हो जाऊंगी। तो अब मैंने वो उस तरीके से डीप डाइव करके और इतना पागलों की तरह उस पर बैठ के रखना छोड़ दिया है कि वो एक सेकंड में देख रही हूँ कितने व्यूज बढ़े या कितने कमेंट्स आए, वो मैंने करना छोड़ दिया। मुझे लगता है ठीक है, अच्छा काम करो, एंड पहले मैं कंटेंट बहुत सोच के बनाती थी कि ऑडियंस को क्या चाहिए मैं वही बनाऊंगी, पर आई थिंक वो एक थोड़ा गलत तरीका है सोचने का। मुझे लगता है जो आपको बनाने का मन करता है वो बनाना चाहिए, जो आपको देखने का भी मन करे, तो अब मैंने वो करना शुरू किया कि मुझे किसमें मजा आएगा मैं वो करना चाहती हूँ। और उस पर कई बार ना अगर अच्छे नंबर्स भी नहीं आते ना तो भी लगता है कि ठीक है ना, बट मुझे तो मजा आया, कोई बात नहीं, मैं सेटिस्फाई करेंगे, है ना, थोड़ा पर्सनल सेटिस्फैक्शन मिल जाता है। तो आई थिंक वो बहुत जरूरी है क्रिएटर्स के लिए, क्योंकि हमारा काम इतना पब्लिक है ना, ऐसा लगता है कि रोज हम एग्जाम देते हैं और रोज रिजल्ट आता है, और कभी फेल होते हो कभी पास होते हो। तो आई थिंक वो धक्के जो पहले मैं रोज रोज लेती थी कि आज मेरी वीडियो नहीं चली तो मैं पूरा दिन बैठी हुई हूँ अपसेट होके, तो आई थिंक वो मैंने करना थोड़ा सा छोड़ दिया, कंट्रोल में नहीं है हमारे। अच्छा, आई वांट टू नो द बैक स्टोरी ऑफ कंटेंट क्रिएटर, क्या होता है? क्योंकि हमें तो बहुत हैपनिंग और बहुत इजी लगता है कि बस कैमरा ऑन करो और आपके मतलब दिमाग में मुंह में जो भी आ रहा है फट 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 बोल दो, बस खत्म, और एडिट करके डाल दो। मतलब बैक स्टोरी क्या होती है? कि आप ऑब्वियसली क्या कंटेंट बनाते हो। तो मेरा कंटेंट ऐसा है कि मेरे को पहले आइडिया सोचना पड़ता है, फिर उसको लिखना पड़ता है, कई बार 10 बार लिखना पड़ता है, क्योंकि स्क्रिप्ट टाइट होनी चाहिए, पंच लाइन्स अच्छे होने चाहिए, उसके डायलॉग्स अच्छे होने चाहिए, कैरेक्टर्स क्या है क्या नहीं है, ये सब सोचना पड़ता है, कितनी लंबी वीडियो बनेगी, फिर उसको ऑब्वियसली शूट करो। और मैं मतलब अब थोड़ा क्योंकि इतने सालों से कर रही हूँ तो मैं शूट भी थोड़ा तरीके से करती हूँ। पहले होता था कि बस एक कैमरा रखा शूट कर लिया, अब मुझे लगता है कि मुझे मजा आता है कि कुछ वीडियोस में मैं
हर एक एंगल से मैं कैरेक्टर को ले रही हूँ, थोड़ा प्रोडक्शन थोड़ा अच्छा कर रही हूँ, तो डिपेंड करता है. तो आई थिंक टाइम तो जाता है और बहुत मेहनत भी लगती है. अ लॉट ऑफ टाइम्स पीपल डोंट रियलाइज कि इट्स नॉट दैट इजी. इवन द वंस जो, जैसे पहले मुझे भी लगता था कि जो डांसर हैं अच्छा डांस करे और हो गया, बट नहीं यार, मतलब कितना मेहनत लगता है वो डांस वीडियो शूट करने में, कितना मेहनत लगता है वो कोरियोग्राफी करने में, उस पर अराइव करने में, उसको सीखने में, उसको उतना प्रैक्टिस करने में, उसको फिनेस करने में कितना मेहनत लगता है. तो आई थिंक काम में तो हर तरीके के काम में मेहनत तो लगता है आई थिंक, बिकॉज बट ये वाला काम हमारा थोड़ा ऐसा है कि देख के लगता है बड़ा इजी है. लाइक मेरे पेरेंट्स को शायद अभी भी ऐसे लगता है कि हाँ तो क्या मतलब इतना मत काम करो, मतलब ये वो लगता है हाँ तो इजी तो है, यू नो. बट मुझे लगता है कि इजी नहीं है, एंड लोग जब तक ट्राई नहीं करते उनको नहीं समझ में आता. बट आई थिंक अब क्योंकि लोग बहुत ट्राई कर रहे हैं आजकल, तो अब उनको समझ में आने लगा है कि बिल्कुल भी इजी नहीं है. मेहनत तो लगती है. या अच्छा डॉली, मेरे ना बस 1200-1300 ही फॉलोअर्स है, कैसे बढ़ानी है? मुझे कोई टिप्स दो. कितने में, सस्ते में मिल जाएंगे? अरे पता नहीं, बट आई थिंक वो मैं सबको यही बोलती हूँ कि कंसिस्टेंसी चाहिए. एंड कंसिस्टेंसी से मेरा मतलब ये नहीं है कि बस रोज वीडियो डालते रहो. ओके. टाइम टू टाइम डालते रहो. एक सिस्टम थोड़ा क्रिएट करने की कोशिश करो. क्योंकि कई बार क्या होता है ना, लोग जब स्पेशली ट्राई करते हैं कंटेंट क्रिएशन, तो पहले तो बहुत जोश में होते हैं, तो 4-5 वीडियो जल्दी जल्दी बना के डाल दिए, फिर एकदम से ना क्रैश कर जाते हैं, फिर ऊपर का रिव्यूज भी नहीं आए, उनका मोटिवेशन भी नीचे चला जाता है. तो वो थोड़ा सा ना एक पीरियड रहता है, जो मैं बोल रही थी ना कि टाइम, इनिशियली टाइम लगता है वो बिल्ड करने के लिए. हाँ, एक लेवल जब आ जाता है तो कई बार वो फास्टर प्रोसेस हो जाता है कि फॉलोअर्स बहुत जल्दी जल्दी आने लगते हैं, बट वो लेवल तक पहुंचने में टाइम लगता है. तो वो अगर पेशेंस हो और कंसिस्टेंसी रहे तो आई थिंक पहुंच जाते हैं लोग. बट उस जर्नी में ही काफी लोग ना थोड़े फिजल आउट भी हो जाते हैं. और फिर आई थिंक ये भी सोच लेते हैं कि कितना हमें इस डायरेक्शन में एक्चुअली जाना है कि नहीं जाना है. ये एक बहुत क्रूशियल टाइम होता है कि भाई should I just continue my actual job या जो मैं अभी कर रहा हूँ, या should I look for something else, or should I actually just go into content creation कि बस अब इसमें घुस जाना है, क्योंकि दो चीजें साइमल्टेनियसली भी करना मुश्किल है. या सो वो कौन सा ऐसा मोमेंट था जब लगा यार मैं तो फेमस हो गई भाई? एक्चुअली मुझे फर्स्ट टाइम तब लगा था जब मैं ऑफिस में थी तब मैं, और एक बार मैंने बस ऐसी, मतलब तब नए नए हमने साउथ दिल्ली गर्ल्स शुरू किया था, और मेरा कोई बहुत ऐसे फैन फॉलोइंग या इतना मेजर फॉलोइंग भी नहीं था तब. 25-30 हज़ार 1000 फॉलोअर्स होंगे शायद. एंड मैंने बस एक स्टोरी डाली, और मुझे टाको बेल बड़ा पसंद था, तो मैंने बस एक स्टोरी डाली कि मुझे टाकोस खाने. मैंने उनको टैग भी नहीं किया था, मैंने सिर्फ लिखा था वांट टू हैव टाको बेल, क्रेविंग टाको बेल, ऐसे कुछ बड़ी मिलेनियल स्टोरी डाली थी मैंने. और नेक्स्ट डे मुझे कॉल आया, मॉर्निंग में ऑफिस पहुंच चुकी थी मैं, और उनका कॉल आया कि हम टाको बेल से बात कर रहे हैं, आपके ऑफिस के बाहर खड़े हैं. ओह क्रेजी. उनके मर्चेंडाइज और ये सब लेके आए थे, और पूरे ऑफिस में मैंने पार्टी दी थी. तब मुझे लगा था फेमस हो गई हूँ मैं, अब जल्दी मेरी दुनिया पलट चुकी है. सो हाँ, दैट वाज माय फर्स्ट मोमेंट. सो अब जब आप फेमस हो गए हो तो उनके पास गए खाने के लिए? हाँ ऑब्वियस. सोशल मीडिया पे ना आजकल हर कोई रिलेटेबल होना चाहता है कि हम भी ऐसा करेंगे. ये कैरेक्टर जो हर घर में होता है आप ऑलरेडी हो, तो इसके पीछे कितना एफर्ट है? आई थिंक आई लव रिलेटेबल ह्यूमर, बिकॉज मुझे लगता है ये वाली जो वीडियोस होती हैं जिनमें लोग एक्चुअली रिलेट कर पाते हैं वो बेस्ट होती है, क्योंकि वो देखने में भी बड़ा मजा आता है कि अरे ये तो मेरे घर में भी होता है, या मेरे बचपन में भी ऐसी था, या मैं भी ऐसी सोचती हूँ. और एक थोड़ा आजकल की दुनिया में बड़ा अकेला अकेला लगता है, इतनी पॉपुलेशन है फिर भी ऐसा लगता है कि मैं तो अकेली हूँ इस दुनिया में. बट जब आप ऐसा कंटेंट देखते हो जो रिलेटेबल होता है, वो देख के लगता है कि हाँ यार हम सब एक जैसे ही है, एक यूनिटी वाली फीलिंग भी आती है. तो मुझे उस टाइप का कंटेंट एक्चुअली करने में भी बहुत मजा आता है और देखने में भी बहुत मजा आता है, और मुझे लगता नहीं कोई प्रॉब्लम है. आई थिंक इनफैक्ट आजकल की जो ऑडियंस है वो तो चाहती है कि वो जितना रिलेटेबल देखे. पहले हम लोग कैरेक्टर्स वगैरह जब करते थे साउथ दिल्ली और ये सब, तो एक जमाना था लोग वो पसंद करते थे जब बहुत एग्जैजरेटेड ह्यूमर है, बड़ी बड़ी कैरेक्टर्स हैं और लाउड कैरेक्टर्स हैं, बहुत ज्यादा फनी है. और ये अब लोगों को देखने का मन करता है रियल लोग, कि आप रियलिटी में कैसे हो, आप क्या खाते हो, आप क्या पीते हो, आपके घर वाले कैसे हैं, आप कहाँ जाते हो, मतलब वो देखना चाहते हैं कि आप कौन हो. तो आजकल ये बहुत चल रहा है ना. आई रियली लाइक इट बिकॉज आई थिंक इट गिव्स पीपल द अपॉर्चुनिटी टू जस्ट बी देमसेल्व्स. और आप चाहे जिस तरीके के इंसान हो, आई थिंक आप हर किसी को अपनी एक ऑडियंस भी मिल जाती है, तो वो बहुत अच्छा लगता है. या ओके डॉली, बॉलीवुड में ब्रेक कैसे मिला?
बॉलीवुड में ब्रेक तो मेरे को पहला मेरा नेटफ्लिक्स ऑडिशन आया था जब मैं आई थिंक 2017 की बात है और मैंने उससे पहले कभी ऑडिशन नहीं दिया था ओके तो फिल्म्स वेब सीरीज के लिए हाँ कभी ऐसे बड़ा ऑडिशन नहीं दिया था और मेरा पहला ऑडिशन था और 4 कैरेक्टर्स थे उस स्क्रिप्ट में और मुझे ऑब्वियसली एक ही करना था और मुझे ऑडिशन देना नहीं आता था तो मैंने चारों कैरेक्टर्स प्ले किए थे और मैंने उस पूरी वीडियो को एडिट करके जैसे बना वीडियो भेजा था मैंने उन्हें एडिट करके 4 कैरेक्टर्स के साथ और यही मैं सोचती हूँ कि जब उन्होंने वो ऑडिशन खोला होगा तो मेरा बहुत मजाक उड़ाया होगा और इसीलिए मेरे को फर्स्ट ऑडिशन में रिजेक्ट भी कर दिया था फिर कुछ महीने बाद वो वापस आए और उन्होंने बोला कि हमें फिर से ऑडिशन लेना है आपका तो वो आई थिंक कहीं ना कहीं वो ऑडिशन से मार्क तो चला गया था तो वो मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट था भाग भी नहीं भाग, उस शो का नाम है, नेटफ्लिक्स पे है जी स्वरा के साथ किया था और मुझे बहुत मजा आया था। तो स्वरा इतनी अच्छी इंसान है, उन्होंने मुझे इतना कंफर्टेबल किया सेट पे, उन्होंने लिटरली लाइक माय बिग सिस्टर, शी हेल्प्ड मी। शो रिलीज हुआ था पेंडेमिक में तो हम कोई ऐसे बहुत बड़ा प्रीमियर और ढोल शो नहीं कर पाए थे पर मजा बहुत आया था। और उसके बाद ऑब्वियसली थोड़े और ऑडिशंस आए, कुछ हुए कुछ नहीं हुए, कुछ के रोल्स ऐसे थे जो नहीं करने थे, वो सब। फिर थैंक यू फॉर कमिंग मेरी फर्स्ट फिल्म जिसमें I have seen the movie. Oh, nice. Very nice. So हाँ तो शुरू हुआ, मजा आया। अभी भी मतलब डबल एक्सेल में भी आपका छोटा रोल था तो थैंक यू फॉर कमिंग में कैसा माहौल था? क्योंकि शहनाज गिल थी उसमें, भूमि थी। शहनाज गिल से अभी हम 1-2 दिन पहले ही मिलके आ रहे हैं, उनकी मूवी आई है एक कुड़ी या उनके साथ बैठे रहो तो बस शहनाज है, यू कैन जस्ट कीप लिसनिंग टू हर ऑल डे, वो इतनी बड़ी एंटरटेनमेंट है ना। मजा बहुत आया क्योंकि सारी लड़कियां थी ना तो एक वो जो सिस्टरहुड रहता है ना कि हम सब अपने अपने, वो एक तो रिया कपूर की फिल्म है तो कपड़े तो हमने वैसे ही बेस्ट पहने हैं और सब तैयार होके आ रहे हैं तो बोल रहे कितनी हॉट लग रही है, तो कितनी सेक्सी लग रही है। तो एक माहौल बहुत अच्छा था, भूमि के साथ बहुत अच्छा था। भूमि सो स्वीट, फ्रॉम हमारी वर्कशॉप वगैरह हुई थी, केमिस्ट्री टीचिंग वगैरह फिल्म से पहले, तो उससे तब से ही हमारी एक फ्रेंडशिप सी बन गई थी। एंड देन यू नो मूवी के टाइम पे भी बहुत मजा आया क्योंकि लड़कियां थी ना, सब लोग तो काम भी चल रहा है, मस्ती भी चल रही है, रील्स भी बना रहे हैं साथ साथ, और ऑब्वियसली मूवी करने में बहुत मजा आया क्योंकि अपने लिए, मेरे लिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था और काफी अच्छा रोल था मूवी में, तो वो करने में बहुत मजा आया। मतलब एज अ लीड सारे ही लीड थे, हाँ, हीरो ही आप थे सारे, या कहानी थी तो या सो अपने स्टाइल में साउथ दिल्ली या राजू की मम्मी के स्टाइल में शहनाज गिल को कुछ कहना चाहेंगी? शहनाज को क्या बोला, जैसी है बेटा वैसी ही रहना, तो बेस्ट है वो एक्चुअली बेस्ट। या अच्छा, क्या होता है ना, जैसे आपने अभी मेंशन किया कोविड के टाइम पे हर दूसरा बंदा कंटेंट क्रिएटर ही बन रहा था क्योंकि लोगों के पास कुछ और काम था नहीं, सब सोशल मीडिया पे आ गए थे। तो उस टाइम कोई ऐसा जेलसी वाला फैक्टर आया, यार हर कोई बन रहा है, यार हमारी जॉब मतलब कभी जेलसी वाला तो कोई फैक्टर नहीं था ऑनेस्टली स्पीकिंग। जब ये शुरू हुआ था बूम, यू नो सब कंटेंट में घुस रहे थे, एक्चुअली अच्छा लग रहा था क्योंकि उससे पहले हमारी इंडस्ट्री को कोई इतना सीरियसली नहीं लेता था। तब फाइनली लोगों की नजरें इधर मुड़ी एंड दे वर लाइक ये कर सकते हैं, इसको एक्चुअली काम कर सकते हैं, और अब तो लोग फुल बिजनेस की तरह करते हैं, यू नो। तो आई थिंक वो एक बहुत अच्छी फीलिंग है क्योंकि हमारी इंडस्ट्री को लोग सीरियसली लेने लगे। और मुझे ये भी लगा कि कोविड के टाइम पे जब इतने लोग कंटेंट बनाने लगे उस चक्कर में, क्योंकि लोग जॉब नहीं कर रहे हैं उस वक्त या वो नहीं कर रहे, तो आई थिंक काफी लोगों को एक्चुअली मौका मिला वो करने का जो वो हमेशा से करना चाहते थे, बट क्योंकि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है, ये नहीं है, जॉब छोड़ नहीं सकते, तो कभी वो मौका ही नहीं मिला ट्राई करने का। और फाइनली कोविड के टाइम पे जब लॉकडाउन हुआ तो उनको वो चांस मिल गया। एंड मुझे लगता है कि हाँ, काफी लोग थे जिन्होंने ट्राई किया, नहीं हुआ, फिर वो वापस अपने जॉब्स में उनमें चले गए, बट मुझे लगता है काफी लोग निकल के आए जो बहुत टैलेंटेड थे। मतलब इतने सारे यू नो गांव से लोगों ने कंटेंट बनाना शुरू किया, एंड आई थिंक दैट वाज सो ब्यूटीफुल टू वॉच। और काफी लोगों को काम भी मिला है। हमारे देश में इतने टैलेंटेड लोग हैं, डांस से लेके मतलब खाने से लेके एनिमेशन हो गया, म्यूजिक हो गया, हर तरीके का कंटेंट बन रहा है और कितने टैलेंट, मतलब टैलेंट से भरा हुआ है देश। तो वो देख के आई थिंक मुझे तो बहुत अच्छा लगा। अच्छा, आपका फेवरेट कंटेंट क्रिएटर कौन है?
बहुत सारे लोग हैं। फेवरेट एक ही होता है। फेवरेट एक ही होता है? नहीं यार, ऐसे नहीं हो सकता। फेवरेट तो फिर मैं ही हूँ। हाँ, वो तो हमेशा टॉप पे। बट डॉली सिंह के बाद यार मेरा फेवरेट कंटेंट क्रिएटर, यार एक बेनी स्केटर, आई थिंक हिज नेम इज, अमेरिका में है वो। उनका कंटेंट इज सुपर फनी। एक तो इंस्टाग्राम का कंटेंट ही बहुत फनी है, और अब उन्होंने अपना एक शो बनाया लास्ट ईयर, एक वेब सीरीज, जो कि बहुत ही फनी था। तो मेरे लिए बहुत इंस्पिरेशन भी है, क्योंकि मैं भी वही टाइप की जर्नी चाहती हूँ कि अभी हम कंटेंट बना रहे हैं, इंस्टाग्राम यूट्यूब पे बना रहे हैं, छोटे लेवल पे बना रहे हैं, फिर ऑब्वियसली सपना है कि उसको बड़े प्लेटफॉर्म पे लेके जाया जाए, जहाँ पे आई राइट समथिंग बिग एंड आई एक्ट इन समथिंग बिगर। सो वो मेरे लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। या सो आप कपिल शर्मा से भी मिली है, उनके शो पर गई थी। कैसा रहा एक्सपीरियंस, जो हमने टीवी पर नहीं देखा? बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। मेरे लिए सबसे स्वीट एक्सपीरियंस ये था कि अर्चना मैम वाज लाइक, शी इज सच अ गर्ल्स गर्ल, पूरे टाइम पे वो, क्योंकि मैं उन सब में अकेली लड़की थी, 3 लड़के थे मेरे साथ, तो उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा, व्हिच आई वाज जस्ट लाइक, एंड ऑब्वियसली अर्चना जी को इतना देखा है आप बचपन से, ऐसे कुछ होता है। मैं मिसेस ब्रिगेंजा बन के, और जस्ट लाइक ओ माय गॉड, शी इज सो गुड लुकिंग, so beautiful, and then when you see a person you admired for so long, और फिर वो दिल से इतने अच्छे होते हैं, तो एक अलग खुशी मिलती है कि यार ये तो मतलब बिल्कुल ही खूबसूरत इंसान है, तो वो मेरे को एक सरप्राइज था मेरे लिए, और मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। और ऑब्वियसली वैसे मतलब मुझे लगता है कपिल शर्मा ऐसा शो है जो हम लोग फैमिली के साथ बैठ के इतने टाइम से देख रहे हैं, तो वो चीज जो मैंने टीवी पे इतनी अपनी फैमिली के साथ देखी है, सुनील ग्रोवर लाइक गुत्थी, एवरीबॉडीज फेवरेट, मैं तो मतलब सुनील ग्रोवर की इतनी बड़ी फैन, मुझे लगता है उनसे बेटर कोई है ही नहीं। तो वो सब उस सेट पे फाइनली होना, उन सारे परफॉर्मेंस को देखना कैसे शूट होता है, वो सब वो काफी सररियल था कि फाइनली मैं यहाँ पे हूँ, और नेशनल टीवी पे वो चीज टेलीकास्ट हो रही थी, तो बहुत बड़ा मेरे लिए अपॉर्चुनिटी था, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, जो भी एक्टर्स आते हैं ना कपिल शर्मा के शो पे, वो खुद ही बोलते हैं कि यार यहाँ पे मैं आ गया हूँ ना, अब मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया है। वो एक, तो आप भी वहां गई थी, कैसा एक्सपीरियंस कैसा रहा? नहीं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, एंड यू आर राइट एब्सोल्युटली कि ऐसा लगता है कि जिंदगी में कुछ तो कर लिया है, कि तक पहुंच गए हैं, इट्स अ वेरी बिग डील ऑब्वियसली, कि आप नेशनल टीवी पे आएंगे, आपको देश भर की जनता देखेगी, आपको मौका मिलेगा अपनी बातें करने का, अपने बारे में कुछ बोलने का, तो बहुत अच्छा लगा। और काफी मैंने बेसुरा गाना भी गाया वहां जाकर, इसलिए मैं वो खुद को देख एक बार में वापस नहीं, प्लीज प्लीज नहीं, गाना तो बिल्कुल नहीं गाऊंगी। अच्छा चलो, गलतफहमी से बाहर आ चुकी, गुत्ती की मिमिक्री कपिल शर्मा की, प्लीज, भगवान है वो, मैं कोशिश नहीं करना चाहूंगी गलती करने की। चलो अपने स्लैंग में उनको कुछ कहना चाहो, गुत्ती सुनील ग्रोवर को। मुझे लगता है कि राजू की मम्मी जो है ना, वो उसकी गुत्ती की बहुत बेस्ट फ्रेंड बन सकती है, वो दोनों बेस्टी ऐसे आपस में अपनी पति की बुराइयां कर सकते हैं कि उसका क्या, इनसे तो हो ही नहीं पाता, मेरे वाले से भी हमारी बात तो बनी। ओह गॉड, क्रेजी। अच्छा ये तो ठीक है, हमने बहुत हैप्पी बात कर लिया, बट आज बात नहीं, थोड़ी इमोशनल। या तो आजकल के कंटेंट क्रिएटर्स के लिए ना मेंटल हेल्थ भी एक बहुत बड़ा टॉपिक बन गया है, तो आप अपनी बाउंड्रीज कैसे सेट करती हैं? आई थिंक कंटेंट क्रिएशन का क्या है ना, क्योंकि रोज आप अपने आप को कहीं डालते हो, एंड लाइक आई सेड ना, वो रिजल्ट रोज आता है, ये सब, तो ये सब ऑब्वियसली दिमाग पे एंजाइटी देना बहुत इजी हो जाता है, ये सब कमेंट्स पढ़ते हो आप अपने बारे में, कुछ चीजें हर्ट भी कर जाती हैं, तो डेफिनेटली थोड़ा सा डिफिकल्टी रहती है मेंटल हेल्थ वाइज। मैंने थेरेपी भी शुरू कर दी थी काफी सालों पहले, तो थोड़ी थेरेपी भी चल रही है ताकि थोड़ा बैलेंस बना रहे। काफी रो धो लेती हूँ, खा पी लेती हूँ, मूवी शूवी देख लेती हूँ अपने आप को ठीक ठाक करने के लिए वापस से। बट आई थिंक ओवरऑल क्योंकि इतने सालों से कर रही हूँ, तो अब थोड़ा सा एक वो डेफिनेटली समझ आ गया कि ज्यादा चीजें दिल पे लेने की मतलब मत लिया करो, अगर ना ले सको तो मत लो। तो मैं आजकल थोड़ा हवा में और हंसी मजाक में टाल देती हूँ चीजें, मुझे लगता है कि हर चीज से इफेक्ट होती रही तो फिर नहीं जी पाऊंगी। तो वो है, एंड आई थिंक डेफिनेटली प्रोफेशन ऐसा है कि मेंटल हेल्थ पे फर्क आ सकता है,
बट मुझे अब ये भी लगता है कि ऑनेस्टली स्पीकिंग हर जॉब में सीरियसली मेंटल हेल्थ तो मैं ये बोल नहीं सकती क्योंकि तो इट्स ओके, कैमरॉन है। कुछ चीजें ना ही बोले तो अच्छा। पर एनीवे मतलब आई फील लाइक दुनिया ही अभी इस तरीके से चल रही है, काम छोड़ो वैसे भी यार दुनिया Yeah. खत्म हो रही है, क्या हो रहा है ना, घोर कलयुग आ गया देखो जरा हवा पानी की क्या हाल है। तो वैसे ही एंजाइटी हो रही है, तो अपना Yeah. अपना ख्याल रखें, ठीक है, थोड़ा कुछ अच्छा खाए पिए। या तो ये एंजाइटी या डिप्रेशन कह लो, ये क्या कमेंट्स पढ़ने से आते हैं या लोगों के नेगेटिव रिएक्शन से आते हैं, या हमारा कोई आपका कोई वीडियो ऐसा कुछ अच्छा ना चला क्या? फैक्टर्स ही है हाँ. कि कभी कभी वीडियो नहीं चल रहा तो आ गया, कभी किसी ने कुछ ज्यादा ही बोल दिया या कुछ मीन बोल दिया, कई बार कुछ लोग सच बोल देते हैं, उससे भी लग जाता है कि हाँ तुम क्या कर रहे हो आजकल, तो लगता है कि हाँ यार मैं क्या कर रही हूँ आजकल, तो डिपेंड करता है। एंड कई बार ऐसा भी होता है कि आप ऑलरेडी किसी चीज की एंग्जाइटी लेके चल रहे हो, फिर कोई कुछ बोल दे तो वो डबल हो जाता है। तो आई थिंक ये तो मतलब लाइफ है, मतलब किसी भी चीज से कुछ भी आपको फर्क पड़ सकता है कभी भी। एंड ऑब्वियसली सोशल मीडिया पे काम करने के फैक्टर्स ही यही हैं कि व्यूज नहीं आए तो आपको थोड़ा सा बुरा लगेगा, कमेंट्स गलत आ गए तो बुरा लगेगा, किसी ने कुछ गलत बोल दिया, फीडबैक आ गया तो बुरा लगेगा। तो फैक्टर्स इतने सारे हैं। ओके डॉली, इंस्टाग्राम से ना अर्निंग होती कैसे है, मुझे ये जानना है। मतलब इंस्टाग्राम से अर्निंग नहीं होती है, पर इंस्टाग्राम पे आप ब्रांडेड कंटेंट कर सकते हो, तो आप ब्रांड से कोलैब कर लेते हो तो आपके फॉलोअर्स होने चाहिए। ओके, उस हिसाब से आप चार्ज कर सकते हो। यूट्यूब पे ऑब्वियसली यूट्यूब पे तो पता है, बट इंस्टाग्राम से कोई अर्निंग नहीं होती है। तो बहुत लोगों को ये गलत पता था, मुझे भी गलत पता था। फिलहाल तो अभी ऐसा कुछ शुरू नहीं हुआ है, या बट होना चाहिए ना। डॉली, आपने बॉलीवुड में कौन कौन से सेलेब से मिल चुकी है जिन्होंने आपको आपके काम के लिए काफी ज्यादा प्रेज किया हो? पहले हम लोग बहुत सारे प्रमोशंस करते थे, तो तब बहुत सारे सेलिब्रिटी से मिलना होता था। एंड थैंकफुली काफी सारे लोगों ने काम देखा हुआ था, साउथ दिल्ली गर्ल्स या राजू की मम्मी, तो हमेशा मतलब वो बोलते तो थे कि वी हैव सीन योर वर्क, वी हैव सीन योर वीडियोस, दे रियली नाइस। तो वो मतलब एक एक्नॉलेजमेंट मिल जाता था तो बहुत अच्छा लगता था। शाहरुख खान से मिले? नहीं, अरे दिल्ली का है, भगवान के दर्शन नहीं हुए हैं जिस दिन हो जाएंगे तो शायद नहीं मिलना उनसे। ओके, कोई ऐसा, क्योंकि हर किसी का फेवरेट होता है बॉलीवुड में, जिनके साथ आप उनके अपोजिट काम करना चाहो किसी मूवी में? रोमांस? कौन के साथ ही करा दो रोमांस। अच्छा, कौन का ना? ओह अच्छा, कौन तिलोत्तमा, ये मेरी फेवरेट गर्ल्स हैं, आई लव देम। Such fab actors they are. I love Shahanam Goswami, Nawazuddin, Pankaj Tripathi. Who else do I like? I like Gaurav Adarsh a lot. I think बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। रोमांस के हिसाब से सोचूं तो विकी कौशल के साथ भी कोई है ना, पता नहीं मेरे दिमाग में यही क्यों चल रहा था कि आप इनका नाम आपने अभी तक क्यों नहीं लिया है। गुड एक्टर एंड आई लव हिज फर्स्ट मूवी मसान, मतलब वो वन ऑफ दोस मूवीज है जो मैं टाइम टू टाइम देखती रहती हूँ, क्योंकि नॉट जस्ट विकी, वो पूरी फिल्म इतनी ज्यादा अच्छी है। और एज समवन हु वांट्स टू मेक फिल्म्स एंड वांट्स टू एक्ट एंड राइट, बहुत ही बड़ा इंस्पिरेशन है वो फिल्म, तो इसलिए आई थिंक डेफिनेटली विकी का नाम है। बट यार शाहरुख खान का बर्थडे आने वाला है, हैप्पी बर्थडे शाहरुख। ना मजा नहीं आया अपने स्टाइल में, साउथ दिल्ली स्टाइल, साउथ दिल्ली की कुड़ियां पे। रुक is my bestie and he just, what are you saying? Sunita, jet nikalo, party mein jana hai. Thank you. Hum ja rahe hain, we're just leaving right now from here only. It's like tonight we're bringing him his birthday, and then I think he has like a 10-tier cake that's coming, which is like taller than me. So Sunita, mere cake ke sath photo zarur lekna. Thank you. So yeah, I'm going. क्रेजी, आपको लाइव देखना बहुत अमेजिंग है। ओके सो क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बहुत ज्यादा टाइम ले लिया, थैंक यू फॉर इट, है ना। मुझे लग रहा है कट होने के बाद ये कुछ ना कुछ मेरे को सुनाने वाली है। जो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं, आई गेस हर कोई आना चाहता है, हर जॉनर के, मतलब हर एज ग्रुप इंटरेस्टेड है अब क्रिएशन में, कंटेंट क्रिएशन में, हर कोई सोशल। मैं अपनी मम्मी को डांटती हूँ, मम्मी पूरे टाइम फोन पे तुम कितना स्क्रीन टाइम दे रही हो यार, पूरे टाइम, मतलब क्या हो गया है। तो आप उनके लिए कोई प्यारा सा मैसेज, कि क्योंकि ये इतना जितना इजी दिखता है वो इतना इजी है नहीं,
आपने भी बहुत सारी स्टोरी बताई। मैं बस ये कहना चाहूंगी, ट्राई करो, बहुत अच्छे से ट्राई करो, खुद ही समझ में आ जाएगा मैं क्या कर रही हूँ। एक्चुअली मुझे ये लगता है कि एक्चुअली Yeah. ट्राई करो, अगर हो पाएगा तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर नहीं हो पाएगा तो फिर सोच लो, क्योंकि मेहनत का काम तो है, एंड ओवर टाइम मेहनत लगती है। वो एक एक दिन कई बार इजी हो जाता है कि आज 1 घंटे में ही वीडियो बन गई, कितना मजा आया, बट वो ही चीज बार बार होना, और फिर जब आप किसी लेवल पे पहुंचोगे तो फिर 1 घंटे में नहीं होगा काम, फिर आपको लगेंगे 8 घंटे में, तो यू नो स्टॉप्स गेटिंग इजी आफ्टर पॉइंट, तो करके ही समझ में आएगा। अच्छा, हमारे न्यूज नेशन और फिल्मी अड्डा के दर्शकों को, ऑडियंस को कुछ कहना चाहें? बट न्यूज बट राजू की मम्मी या न्यूज नेशन और फिल्मी अड्डा, या इनके दर्शकों को मैं ये कहना चाहूंगी कि देखते रहो, सोना नहीं है, चैनल चेंज करना नहीं है, चुपचाप बैठ जा, चुप कर ले। ये राजू तो देखो होमवर्क कर नहीं रहा है, तो तुम जो है चुपचाप इनके जो प्रोग्राम है देखते रहो, और इनका लाइक करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो, कमेंट बाजियां करते रहो, और इनके कमेंट सेक्शन में आके डॉली, क्या नाम था, सिंह, डॉली सिंह की कुछ लिख देना कि अच्छी लड़की है, ठीक है? ओके, थैंक यू, बाय बाय। मजेदार लड़की है भाई, मजेदार। थैंक यू सो मच डॉली फॉर ज्वाइनिंग अस, थैंक यू सो मच।